बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरी की। इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें हम लोगों ने अब जो इनकम फ्रॉम सैलरी जो है सेक्शन कौन सा है, सेक्शन हमारे पास ये सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 का पार्ट 1 हमने पढ़ा कि एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय इन अ टैक्स ईयर अदर देन द सैलरी दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट ईयर। मींस आपकी जो सैलरी होती है वो किस पर टैक्स होती है, वो होती है रिसिट बेसिस पे टैक्स। रिसिट बेसिस पे क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, इसकी 2 एक्सेप्शन पढ़ी थी। क्या इसकी क्या है एक्सेप्शन है कि रिसिट बेस पे अगर नहीं होंगी तो केस अक्रूवल बेस पे हो जाएंगी। कब, या तो प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय हो तो कमिश्नर के पास क्या है, वो अपना कमिश्नर के पास राइट है कि अगर उसको अक्रूवल बेस पे टैक्स करवा दे। या अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदे को सैलरी मिल रही है एरियर्स, सैलरी रिसीव इन एरियर्स, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, तो क्या करेगा वो हायर रेट से बचने के लिए, रिसिट अक्रूवल बेस पे टैक्स करवाने का दरख्वास्त करेगा। किससे, एफबीआर से। मीन सैलरी टैक्स होगी रिसिट बेसिस पे। 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है इसकी, कि प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको अलाउ है कि वो अप्रूवल बेस पे करेगा। और अगर कमिश्नर उस पर इम्पोज करेगा कि भाई तुम करो लाजमी के, मतलब अप्रूवल बेस पे तुम टैक्स दोगे, मीन तुम्हारी सैलरी तुम भले कभी भी रिसीव करो, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अगर ड्यू हो गई है तो तुम दोगे इस पर टैक्स। क्योंकि इसने बोला कि एनी सैलरी रिसीव्ड, जब सैलरी रिसीव होगी जब टैक्स देना है आपने। मीन रिसीव, ये इसकी क्या बात होगी, रिसिट बेसिस की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो रिसिट बेसिस पे हो गई, लेकिन रिसिट अगर रिसीवेबल भी है आपको लेना बाकी है तो 2 पॉइंट इसका आ गया रिसीवेबल के लिए, कि अगर लेट से एरियर्स में मिले, जब आपको हायर रेट बेयर कर रहे हो या प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो, तब आप क्या करोगे, इसको चार्ज करोगे। ये सेक्शंस कौन सा था हमारे पास, सेक्शन रिसिट बेस वाली बात हम लोग सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में पढ़ी थी। प्राइवेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है ये हमने बात पढ़ी है कहाँ पे, सेक्शन 110 के अंदर। एंड एरियर्स वाली बात जो थी हमारे पास वो हमने पढ़ी है नीचे सेक्शन 12 के अंदर ही, और सब सेक्शन 7 के अंदर। मीन सेक्शन 12 का सब सेक्शन 7 जो है उसमें बात करी कि एरियर्स में रिसीव कर रहा है वो बंदा हायर रेट बेयर कर रहा है तो वो क्या करेगा, अक्रूवल बेस पे टैक्स कर सकता है। और सेक्शन 110 पर हमने क्या किया, प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है तो कमिश्नर के पास राइट है कि वो उससे अक्रूवल बेस पे सैलरी पे टैक्स ले। वरना सैलरी किस पे होती है, नॉर्मली रिसिट बेसिस पे होगी। जिस टाइम रिसीव्ड होगी इस टाइम पैसे मिलेंगे, उस टाइम टैक्स होगी, ना कि रिसीवेबल पे। ये पॉइंट हम लोग अच्छे तरीके से पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लास 7 के अंदर। अब हम आते हैं लेट्स से 12 के। ठीक है, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 पढ़ा हम लोगों ने। सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है हमें, कि सैलरी मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, रिसीव्ड दोबारा से बोला, रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट, किसी भी एम्प्लॉयमेंट से, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू नेचर और द कैपिटल नेचर इंक्लूडिंग। रेवेन्यू नेचर जो टैक्सेबल हो, और कैपिटल नेचर जो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शन थी कि कैश लोन वगैरह मिल जाए तो भी क्या है, टैक्सेबल है। तो ये पॉइंट पड़ा। तो इसमें सबसेक्शन 2 के अंदर इसने हमें क्या दिए हुए, नीचे क्लॉजेस दिए हुए कि ये क्लॉजेस भी क्या है, टैक्सेबल का पार्ट है। मींस अब ये कौन सा अमाउंट रिसीव हो जाए, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी क्लॉज ए के अंदर के पे, वेजेस एंड अदर रिम्यूनरेशन वगैरह, वो जितनी भी चीजें होंगी कहाँ पे टैक्स हो रही होंगी, वो हमेशा यहाँ टैक्स हो रही होंगी। जैसे हम लोगों ने पॉइंट ए में यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि एनी पे, वेजेस, अदर रिम्यूनरेशन प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, लीव इनकेशमेंट इन लिeu of सैलरी, प्रॉफिट, ओवर टाइम वगैरह, ये सब चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी, क्लॉज ए में पढ़ी। क्लॉज बी जो था, क्लॉज बी जो है हमें बता रहा है किसके बारे में, परक्विजिट्स के बारे में। परक्विजिट्स क्या एक तरीके का बेनिफिट है जो अपने घर कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है अपने एम्प्लॉय को।
लेकिन अदर देन क्या है, ऑफिस पर्पस हो। सी में क्या था, हमारे पास अलाउंसेस थे, ये से हम जॉट डाउन कर रहे हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन क्या बात बोली इसने, अदर देन द ऑफिस पर्पस, अदर देन ऑफिस पर्पस। ऑफिस पर्पस के लिए कोई पैसे मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है, परक्यूशंस के पैसे रिम्बर्स हो रहे हैं, तो वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। फिर क्लॉज डी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, क्लॉज डी को मैं नीचे बताता हूँ क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको आगे पीछे कर रहे हैं। हमने लेट से ई के अंदर हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, हम लोगों ने ई में पढ़ा पेंशन और एन्युटी, पॉइंट को नीचे कर लो पहले, पेंशन और एन्युटी के पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, कि ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट था क्या चीज, एम्प्लॉयर शेयर स्कीम, एम्प्लॉयर शेयर स्कीम, SCHEM स्कीम, ठीक है। अच्छा, ये स्कीम वाली बात तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं थी पहले, मीन्स वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था कि एम्प्लॉयर शेयर स्कीम क्या होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन, अगर दिख रहा है आपको तो। उसने नीचे बोला हुआ है मुझे कि जी वाले पॉइंट में कि एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स एज सैलरी अंडर सेक्शन 14। तो एम्प्लॉयर शेयर स्कीम जो है वो कौन सा है, सेक्शन 14 है। ये कौन सा है, सेक्शन 14 है हमारे पास। तो इसलिए उसने नाम नहीं लिया, लेकिन हम लोगों ने नाम लिख लिया कि सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे आगे, सैलरी के अंदर ऐड होगा, एम्प्लॉयर शेयर स्कीम उसका नाम है। उसके बाद एफ पॉइंट हमारे पास कौन सा, एफ पॉइंट हमारे पास लेट्स से टैक्स ऑन टैक्स, कि जो आप टैक्स आपका एम्प्लॉय बेयर करेगा वो भी कौन बेयर कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है। कि एम्प्लॉयर बोल रहा है कि यार जो भी तुम्हारा टैक्स बन रहा है वो भी कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा, बस तुम मेरे काम करने के लिए आ जाओ। तो ये टैक्स ऑन टैक्स भी, जो टैक्स बन रहा है वो टैक्स भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो भी क्या बनेगा, बेनिफिट है आपका, तो भी क्या बनेगा, टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। फिर आखिरी में जो ऊपर वाला पॉइंट था हमारे पास, प्रॉफिट लियन सैलरी, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये एक तरीके से अदर बेनिफिट्स वगैरह हैं जो आपको सैलरी की जगह मिल रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या थी हमारे पास, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल थी, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। बंद हो जाओ भाई। इसमें हमारे पास था लेट से, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड, कि प्रोविडेंट फंड भी जितना भी होगा कहाँ पे होगा, सैलरी के अंदर ऐड कर रहे होंगे हम लोग। जिस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह होगी, अभी हमने नहीं पढ़ी कैलकुलेशन, और इसको हम अभी पढ़ भी नहीं रहे, थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी में क्या आएगा, प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। बी पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है इसके अंदर, लेट से अगर कोई कंसिडरेशन मिल रही है एम्प्लॉय को एग्रीमेंट के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल कोई साइनिंग अमाउंट मिल रहा है कि आप हमारे पास कंपनी में ज्वाइन करो, आपको हम 1.5 लाख रुपए सैलरी देंगे देंगे। लेकिन आप जैसे हमारे कंपनी में ऐड हो रहे हो हमारे कंपनी में, तो आपको हम क्या देंगे, 5 लाख रुपए इंसेंटिव देंगे, ऐसे ही कि आपका साइनिंग अमाउंट आपका, तो वो भी क्या होगा, 5 लाख रुपए जो आपको मिल रहा है एज अ गिफ्ट वगैरह कुछ भी, तो भी क्या होगा, सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि आप साइनिंग अमाउंट ले रहे हो उससे। फिर लिखा सेकंड पॉइंट पे कि एनी कंडीशन, कोई कंडीशन आई हो गई उसको आपने ब्रीच करने के लिए, आपके एम्प्लॉय ने पैसे भर दिए आपके, तो भी क्या करेगा, वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। थर्ड पॉइंट पे उसने बोला रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स, आर रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट्स टू एनी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे कि लेट्स से आपको तकरीबन तकरीबन 2 महीने पहले बताना है अपने एम्प्लॉयर को कि भाई मैं जॉब छोड़ूंगा, वरना आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट से एक पॉइंट डला हुआ है हमारे पास एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास, कि आप जब भी छोड़ोगे 2 महीने पहले बताओगे, अदरवाइज आप नहीं छोड़ सकते, वरना आपको 2 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, फिर पहले आप कभी भी छोड़ दो। तो अब जैसे हमारे नई जॉब की ऑफर आई, तो उसने बोला कि हम आपको साइनिंग अमाउंट तो देंगे, 5 लाख का साइनिंग अमाउंट भी है। मैंने कहा यार मैं 2 महीने बाद छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे भी बताना पड़ेगा, 2 महीने बाद मैं छोड़ूंगा ना, मैं 2 लाख रुपए करने पड़ जाएंगे, मुझे क्या फायदा होगा। तो उसने बोला कि सर आप यहाँ पे ऐड हो, आप यहाँ पे ज्वाइन करें हमारी कंपनी, हम आपके 2 लाख रुपए कौन पे करेगा, हम पे करेंगे। तो
तो ये 2 लाख रुपए जो पे कर रही है, कौन पे कर रही है? दूसरी कंपनी पे कर रही है आपके बिहाफ पे, वो भी क्या होगा? सैलरी का पार्ट बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने रिसीट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो रिसीट की डेफिनेशन में बाकायदा लिखा हुआ था इसके कि एक्चुअल रिसीव बाय द एम्प्लॉय अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। आपके बिहाफ पे मिल रही है ना किसी को, तो भी क्या बनेगा? रिसीट का पार्ट बन जाएगा। फिर सी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, इसको हम कहते हैं क्या चीज? गोल्डन हैंड शेक। गोल्डन हैंड शेक क्या होता है? गोल्डन हैंड शेक बोले तो फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से कोई अमाउंट, ऐसा बंदा ऐसा अमाउंट मिल रहा है उस बंदे को, फॉर एग्जाम्पल वो टर्मिनेट कर रहा है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है, या वो वॉलंटरी बेसिस पे क्या दे रहा है? वो रिटायरमेंट ले रहा है। जैसे पीटीसीएल वगैरह में हुआ था कि आप लोग को जब ऑनर चेंज हुए थे तो उसमें था कि आप अपने चाहो तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हो और आपको इतना गोल्डन हैंडशेक पेमेंट मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने लिया तो उनको क्या मिली? गोल्डन हैंडशेक पेमेंट मिली। तो गोल्डन हैंडशेक पेमेंट के 2 तरीके हैं टैक्सेबिलिटी के। दो मतलब आप 2 तरीकों से क्या कर सकते हो? गोल्डन हैंडशेक पेमेंट जो आपको मिल रही है, आप सैलरी का पार्ट तो बनाओगे बनाओगे, लेकिन 2 तरीके से क्या इसकी टैक्सेबिलिटी है। एक हमारे पास है नॉर्मल, एक है हमारे पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नॉर्मल क्या होती है और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या होती है? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम और एफटीआर हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। मैं बता चुका हूँ कि सेपरेट ब्लॉक में एफटीआर में क्या फर्क है, तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल की बात करते हैं कि नॉर्मल में क्या फर्क है और सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में क्या फर्क है। नॉर्मल अगर एग्जाम्पल देखूं मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी करते हैं हम लोग। अब यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर मुनीर रिजाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद ए लिमिटेड एल विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2014। ये टैक्स ईयर कौन सा होगा? 2015 का होगा। ही रिसीव फॉलोइंग अमाउंट्स इन द सेटलमेंट इन द फाइनल सेटलमेंट। टैक्स ईयर 2015 है, ये नहीं समझना कि टैक्स ईयर 2015 के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्व करेंगे इसको टैक्स ईयर 2021 के, वो 22 के हिसाब से। तो भले नाम कुछ भी लिखा हुआ, 22 के हिसाब से कंसिडर करेंगे चीज को। अच्छा भाई, लीव इन कैशमेंट मिल रही है उसको कितने से? लीव इन कैशमेंट मिल रही है उसको 1.5 लाख रुपए से। गोल्डन हैंडशेक पेमेंट मिल रही है उसको 4 लाख रुपए से। और मिस्टर रिसीव जो कितने अमाउंट रिसीव करता था पर मंथ के, वो रिसीव करता था 3.5 लाख रुपए। और अगर एक्सेस उसने दिसंबर 12 में छोड़ दिया उसने, तो क्या होगा? 6 महीने का अमाउंट सिर्फ टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल करने का तरीका क्या है इसके अंदर? अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा, नॉर्मल और ये सेपरेट। अच्छा, नॉर्मल तरीके से क्या मीन्स? नॉर्मल टैक्सेबिलिटी में आप पार्ट बना दोगे, इनकम ऑफ सैलरी के अंदर ऐड कर दोगे आप, और इसी पे नॉर्मल तरीके से आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। लेकिन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की बात करेंगे तो इस हमारे पास क्या होगा? ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? ए है हमारे पास 3 साल की, 3 साल लास्ट 3 इयर्स की, क्या है लास्ट, मार्कर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ए क्या है मेरे पास? ए है मेरे पास लास्ट 3 इयर्स टैक्स लाइबिलिटी। 3 साल के जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही वो प्लस करेंगे। बी क्या है मेरे पास? बी है हमारे पास लास्ट 3 इयर्स टैक्सेबल इनकम ना के टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम। और सी क्या अमाउंट? गोल्डन हैंड चेक अमाउंट। ये गोल्डन चेक अमाउंट है, वो हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 साल की एवरेज लाइबिलिटी और टैक्स लाइबिलिटी, एवरेज बोल रहा हूँ सॉरी, 3 साल की टैक्सेबल लाइबिलिटी और 3 साल की टैक्सेबल इनकम को डिवाइड करेंगे आपस में, और सी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सवाल के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है 3 साल की हमें टैक्सेबल लाइबिलिटी भी दी हुई है और इनकम भी दी हुई है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है इन लोगों ने? 2014 की बात की हुई है, तो हमें लास्ट 3 साल का देखना है। लास्ट 3 साल कौन से होंगे मेरे लिए? लास्ट 3 इयर्स होंगे मेरे पास 2013, 2012 और 2010, ना कि ये अमाउंट। तो इसको हम काट देंगे, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो अगर लेट्स नॉर्मल तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें, तो नॉर्मल तरीका क्या है हमारे पास? एक सेकेंड,
अच्छा भाई, पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, देन एबनॉर्मल तरीके से। एबनॉर्मल से नहीं मतलब, कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है पहले, मैं समझा देता हूँ। अच्छा भाई, नॉर्मल तरीके से कैसे सॉल्व किया हम लोगों ने? बेसिक सैलरी ऐड करी 3.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो कितना आया? 2 लाख को 21 लाख रुपए। लीव इन कैशमेंट हमने ऐड करी 1.5 लाख रुपए से, और गोल्डन शिप पेमेंट ऐड की 4 लाख, वो 40 लाख से। तो टोटल मिलाया तो कितना बन गया? 62,50,000 से। ये मेरे लिए क्या है? टोटल टैक्सेबल इनकम है हमारे लिए। और हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इस टैक्सेबल इनकम को नॉर्मल तरीके से टैक्स करेंगे। टैक्स करने का तरीका क्या है? लेट से आपकी इनकम अगर 6 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर 6 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच में तो कितना दोगे आप? 5% का टैक्स दोगे एक्सीडिंग अमाउंट पे। तो हम अगर देखें तो हम हमारे पास तो 62 लाख रुपए हो रहे हैं, तो 62 लाख वाले की लिमिट ऊपर जाएगी। ये 25 लाख वाला आ गया हमारे पास। 62 लाख कहाँ पे आ रहा होगा? 62 लाख 50 लाख और 80 लाख के बीच में आ रहा होगा। तो 50 लाख तक के पे कितना टैक्स बन रहा है ऑलरेडी? 6,70,000 रुपये। तो 50 लाख पे मैंने टैक्स दिया 6,70,000 रुपये। एक्सीडिंग अमाउंट पे कितना लगेगा? जो एक्सीडिंग अमाउंट है 22.5। तो अगर मैं देखूँ तो ये बन रहा है 62,500 में से, 62,50 में से अगर माइनस कर दूं 50 लाख रुपए, तो कितना कितना बचा? ये 12,50,000। 12,50,000 पे मैंने टैक्स लगाया कितना? 22%, 22.5। तो ये आया मेरे पास 2,81,250। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बनी मेरे पे? टोटल टैक्स पेबल कितना बना मेरे लिए? 9,51,250। ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हो, नॉर्मल फॉलो कर रहे हो, सेपरेट ब्लॉक फॉलो कर रहे हो, अगर लेट्स से यही चीज हम किससे करते हैं? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम से करते हैं, तो उसमें टैक्सेबिलिटी क्या बनती है वो चेक कर लेते हैं। इसको हम यहाँ तक कॉपी करते हैं पहले। अच्छा भाई, फिर क्या करा? सेपरेट ब्लॉक की बात करी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया? बेसिक सैलरी ली, लिविंग कैशमेंट लिया, ओवर रेंटेड पेमेंट ली। कितना आया? 62,50,000 रुपए। देखिए हमने क्या करा? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मीन्स ये अमाउंट क्या कर दी मैंने? सेपरेट कर दी कि यार इस पे टैक्स कौन सा लगेगा, अपने हिसाब से टैक्स निकालेंगे हम, इसको अलग कर दो। तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मैंने माइनस करी, तो कितना आया मेरे पास टैक्सेबल? नॉर्मल तरीके से कितना टैक्स होगा? सिर्फ 22,50 से। तो मैंने 22,50 में टैक्स लिया। अब 22,50 वाले के लिए हम लोगों ने 22,50 वाला रेट लेना। 22,50 22,50 यहाँ फॉल कर रहा होगा कि 18 लाख और 25 लाख के बीच में। तो 18 लाख पे कितना टैक्स बन रहा है? 90,000 रुपये से। 90,000 मैंने यहाँ पे ऐड किया। एक्सिस अमाउंट पे कितना टैक्स लगेगा? एक्सिस अमाउंट पे टैक्स लग रहा है मेरे पास कोई 15% से। तो 15% मैंने मल्टीप्लाई किया कितने? एक्सीडिंग अमाउंट पे 4.5 लाख रुपए, इसका टैक्स लगाया मैंने 67,500। टोटल में टैक्सेबल इनकम कितनी आई, मतलब टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई नॉर्मल तरीके से? 1,51,500। फिर अगर लेट्स से उसने बोला कि यार गोल्डन हैंडशेक पेमेंट को क्या करो, टैक्स करो आप, तो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में कैसे टैक्स करेंगे हम लोग? इसका रेट अलग निकाल रहे होंगे। एक क्या है मेरे लिए? टोटल लाइबिलिटी है। टोटल लाइबिलिटी कितनी बन रही होगी मेरे लिए? टोटल लाइबिलिटी के कॉलम ये था मेरे पास। टैक्स पेड कितना किया है? 54,500, 72,500 और 392। तो ये सब चीजें हम लोगों ने 392 हो गया। अच्छा सॉरी, ये हम तो ये टैक्स ईयर 2014 लिखा हुआ था, मैंने तो हम टैक्स ईयर 2015 की कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो टैक्स ईयर 2014 है, तो हम लोग कौन सी की बात करेंगे? टैक्स ईयर 2015 के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये टैक्स ईयर 2014 है, तो मीन्स इसकी हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मीन्स ये भी हम लोग नहीं लेंगे। तो 650, 542,500 और 472,500 मैंने ऐड करा, प्लस किया उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है। तो इन तीनों इनकम को क्या कर दिया? प्लस कर लिया, इसको 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 प्लस किया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया किससे? अमाउंट से। अमाउंट कितना था मेरे पास?
40 लाख का, 40 से क्या कर देंगे अमाउंट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में कितना अमाउंट आया, 7,04,400। इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, इन दोनों प्लस करने में क्या बन रहा है, 8,61,900। तो मैं अगर देखूं तो मेरे लिए यहाँ आ रही है कितना टैक्सेबल इनकम, 9,61,000, यहाँ आ रहा है कोई 8,61,000। तो टैक्स पेयर को किस में फायदा है भरने में, इस वाले में। तो कौन सा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या करेगा, मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या करेगा, चूज करेगा, ना कि नॉर्मल से टैक्स लायबिलिटी बेयर करेगा। तो नॉर्मल किस पे लेंगे और बेसिक किस पे लेंगे, अगर लेट से अमाउंट ज्यादा है और बाकी चीजें कम आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से हम सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम लेंगे। क्योंकि आप देखो जब जैसे जैसे रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा हमारा रेट भी इंक्रीज कर रहा है, 20%, 22.5, 25%, 27%, 30%, 32%, 35%। तो जितना छोटा अमाउंट होगा उतने उस पे ही क्या लगे, उतने ही कम टैक्स लग रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग टैक्सेबिलिटी कर रहे होंगे किसके, गोल्डन हैंडशेक करने के। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं प्रोसीड्यूर्स के बारे में। अल्लाह हाफिज।